Hello friends, this is Aswani Sadnarjun. Friends, today we are going to discuss the Indian Contract Act provisions from very beginning to section 22, and today we will discuss only bare provisions of the act. आज हम देखेंगे कि एक्ट को केवल डिस्कस करेंगे. अब किसी भी एक्ट को कैसे पढ़ा जाता है ये भी अपना एक अलग तरीका है. तो आज हम देखेंगे कि किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी ध्यान रखनी होती हैं. अब बात देखिए, आज हम कई ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा. वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और सेक्शन 22 तक एक ही लेक्चर में पूरा बेयर प्रोविज़न आपके देखेंगे. जैसे जो आपका एक्ट है, इसका नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. It was the 9th Act of 1872. President gave his or her assent on this very act on 25th April 1872. The enforcement date of this very act is 1st September 1872. अब इस एक्ट का नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है. कोई भी एक्ट होता है उसके नीचे लिखा रहता है कि ये कौन सा एक्ट है उस साल का, यानी कि 1872 का ये 9th एक्ट है, पूछा जाता है. ठीक, नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कौन सा एक्ट है? 9th एक्ट है. अब जनरली दो डेट्स होती है, एक इन्फोर्समेंट डेट होती है, एक एक्ट पे ही पास में लिखी होती है. आप बेयर एक्ट अगर साथ में लेके बैठेंगे तो आप देखेंगे कि उस पर लिखा हुआ है 25 अप्रैल 1872. अब 25 अप्रैल 1872 का मतलब है इस डेट को प्रेसिडेंट अपनी असेंट देता है. इस एक्ट को ये वो डेट है जिसको ये लॉ बना है, लेकिन अभी इन्फोर्स नहीं हुआ है. अब 1872 में प्रेसिडेंट नहीं थे तो गवर्नर जनरल ने दी होगी, या इंग्लैंड से लॉ बना होगा, इंडिया में बना, जो भी कंडीशन हो अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं. ठीक, हम बता रहे हैं केवल एक्ट पढ़ा कैसे जाता है. तो 25 अप्रैल 1872 को ये लॉ बना और 1 सितंबर 1872 को ये इन्फोर्स हो गया. इसके बाद आता है प्रियम्बिल. प्रियम्बिल जैसे कहता है, वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स. प्रियम्बिल खुद कहता है कि ये सर्टेन लॉ की बात करता है, उसको अमेंड करने की, उसको डिफाइन करने की. ठीक है, लेकिन इसका मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए ये लॉ नहीं है. इसके बाद आप देखेंगे शॉर्ट टाइटल. शॉर्ट टाइटल में बताया है दिस एक्ट में बी कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. एक्सटेंट इसका क्या है? द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ J&K. अब आपको पता है कि स्टेट ऑफ J&K भी इंक्लूड हो गया है, तो इसका एक्सटेंट क्या हो जाएगा? द होल ऑफ इंडिया. ये पॉइंट निकल का है. यहीं पे एक नेक्स्ट पॉइंट है जो हम मिस कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहलाता है सेविंग क्लॉज. जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो उसमें एक सेविंग क्लॉज बना दिया जाता है. सेविंग क्लॉज जैसे नाम से आपको पता लग रहा है, ये सेव करता है किसी पुराने लॉ को. जैसे मान लीजिए कोई पुराना लॉ, कोई रेगुलेशन, कोई यूसेज, कोई कस्टम, वो एज इट इज़ प्रिवेल करेगी अगर वो इस एक्ट के इनकंसिस्टेंट नहीं है तो. यानी कि कोई लॉ, कोई रेगुलेशन अगर वो इस एक्ट को अपोज नहीं कर रहा है और उसको रिपील भी नहीं किया गया है तो वो क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा और प्रिवेल करती रहेगी. ये तो हो गया सेविंग क्लॉज हमारा. यानी क्या क्या आपने देखा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 9th एक्ट ऑफ 1872, 25 अप्रैल 1872 को ये लॉ बना, 1 सितंबर 1872 को ये इन्फोर्स हुआ. एक्सटेंट इसका क्या है? द होल ऑफ इंडिया नाउ. सेविंग क्लॉज क्या कहता है? अगर कोई भी लॉ, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी एक्ट, कोई भी कस्टम, कोई भी यूसेज जो इस एक्ट ने रिपील नहीं किया है और वो इस एक्ट के अगेंस्ट में भी नहीं है, इस एक्ट के किसी प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट नहीं है, तो वो प्रिवेल कर जाएगा. ठीक, ये हो गया. अब कोई भी एक्ट जब बनाया जाता है तो उसमें एक डेफिनेशन क्लॉज दे दिया जाता है कि उसमें आने वाले टर्म्स को डिफाइन करने के लिए. यहाँ जनरली जो डेफिनेशन क्लॉज दिया जाता है वो अल्फ़ाबेटिकली दिया जाता है, पहले ए से, फिर बी से, फिर सी से. कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने ऐसा नहीं किया है. कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जैसे कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम होता है वैसे ही इन्होंने डेफिनेशन क्लॉज बनाया है. यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी
कि कौन से सेक्शन में क्या है। देखिए हम जरा आपको थोड़ा इजी करके दिखाते हैं। जैसे सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन क्लॉज है। सेक्शन 2A किसकी बात करता है? ऑफर की, क्योंकि सबसे पहले ऑफर आएगा। नाउ व्हाट इज ऑफर? व्हेन समवन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर टू डू और नॉट टू डू एंड पर्पज इज टू गेट अनदर्स असेंट, दिस इज एन ऑफर। सेक्शन 2B, when this offer is accepted it becomes a promise. Section 2C, promisor and promisee. The person who makes the offer is called promisor. The person to whom offer is made or the person who accept the offer is called promisee. ऑफर के बाद क्या आएगा? प्रॉमिस। तो 2A में ऑफर हो गया, 2B में प्रॉमिस हो गया, 2C में प्रॉमिसर कौन होगा? प्रॉमिसी कौन होगा? इसके बाद आ जाइए सेक्शन 2D। 2D क्या बात करता है? कंसिडरेशन। The term consideration has been defined under section 2D of Indian Contract Act. Consideration means at the desire of the promisor, promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, promise to do or promise to abstain from doing, then that act, abstinence or promise is called consideration. Now section 2E, agreement. Promise or group of promises forming consideration to each other is agreement. तो देखिए 2A में ऑफर आया, 2B में प्रॉमिस आ गया, 2C में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी आ गया, 2D में कंसिडरेशन आ गया, 2E में एग्रीमेंट आ गया। एक चीज़ और है जो हम लोगों ने छोड़ी थी, वो है सेक्शन 2F। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है बस, क्योंकि ये एक बीच में आएगा, बाकी सीरियल ऑर्डर में है। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस और एग्रीमेंट पास ये डिफरेंस केवल होता है। जैसे हमने देखा प्रॉमिस और ग्रुप ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर इज एग्रीमेंट। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस के लिए इन्होंने क्या कहा है? केवल पार्ट्स ऑफ प्रॉमिस और इन्होंने लगा दिया है। इन्होंने कहा है प्रॉमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। promises which form the consideration or part of the consideration is called reciprocal promise. Section 2A offer, Section 2B promise, Section 2C promisor and promisee, 2D consideration, 2E agreement, 2F reciprocal promise. हमने बताया reciprocal promise आपको याद करना होगा। अब देखिए हमने ले लिया एग्रीमेंट, हमने लिया। अब एग्रीमेंट के दो ही तरीके हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? वेदर इट विल बी एनफोर्सेबल बाय लॉ और इट विल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। मान लीजिए हमने पहला ले लिया कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। और वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन फिर कहाँ हो जाएगी? 2G। सेक्शन 2G में क्या हो गया? वॉइड। और अगर ये इन्फोर्सेबल हो जाएगा तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, चाहे यहां पे आप लिख भी सकते हैं नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो एग्रीमेंट क्या हो गया? वॉइड हो गया। वॉइड एग्रीमेंट मीन्स नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, सेक्शन 2G। ठीक। अब अगर ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, तब ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। G के बाद 2H। बहुत सिंपल है। देखिए A में ऑफर, B में प्रॉमिस, C में प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, D में कंसिडरेशन, E में एग्रीमेंट, F में रेसिप्रोकल प्रॉमिस, G में वॉइड एग्रीमेंट, H में कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लीजिए अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को ले लें तो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा? दो तरीके का हो सकता है।
एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा और दूसरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एच के बाद क्या हो गया, 2I में वॉइडेबल है और 2J में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। बस ये हमारा डेफिनेशन क्लॉज है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मींस इट इज एबल टू वॉइड, इट कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द aggrieved party in a court of law, and until and unless it is not declared void it will be valid. void, अब यहाँ पे आपने देखा void agreement, ये अलग चीज है। कभी भी voidable एग्रीमेंट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। voidable केवल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। voidable एग्रीमेंट की कहीं डेफिनेशन नहीं दी गई है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी गई है केवल एग्रीमेंट की और void एग्रीमेंट की। void एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। voidable it can be declared void by the aggrieved party। आप उसमें देखेंगे तो उसमें लिखा होगा an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto। इसका मतलब होगा वन या मोर का मतलब एग्रीव्ड पार्टी केवल करा सकती है। उसके बाद 2J में क्या है, void contract। void contract means when it ceases to be enforceable, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्स करना सीज कर जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है किसी वजह से, तब वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, वैलिड होता है। बाद में कोई ऐसी कंडीशन में चेंज आता है जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। ठीक, ये आपका हो गया डेफिनेशन क्लॉज। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 पढ़ने में बहुत टफ आपको लगेगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। टोटल सेक्शन ये बताता है कि कोई भी ऑफर, कोई भी एक्सेप्टेंस, कोई भी रिवोकेशन, आप जिस भी एक्ट या जिस भी ओमिशन से, यानी कि कुछ करके या कुछ ना करके अपना इंटेंशन जैसे दूसरे को बताते हैं, तो उसी इंटेंशन से आपका ये मान लिया जाता है कि आपने प्रपोजल कर दिया या एक्सेप्टेंस कर दी या आपने रिवोकेशन कर दिया। जैसे सेक्शन 3 कहता है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड acceptance respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance, revocation, or which has the effect of communicating it। मतलब जो भी उसका इंटेंशन होता है, एक्ट से, ओमिशन से जो भी करता है वो मान लिया जाता है। सेक्शन 3 में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, देखना है। सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 क्या बताता है कि when the communication of offer is complete, when the communication of acceptance is complete, and when the communication of revocation is complete। हमें ये देखना है कि कब कब कोई चीज़ कैसे रिवोक होती है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, एक चीज हो गया। नाउ द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर व्हेन ऑफरी dispatch it, and the communication of acceptance is complete against the offeree when it reaches into the knowledge of offerer। वेरी सिंपल, कि किसी भी ऑफर का कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है जब वो ऑफरी की नॉलेज में आ जाता है। एक चीज, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ऑफरर के अगेंस्ट में तब पूरा हो जाता है जब ऑफरी उसको डिस्पैच करता है, और ऑफरी के अगेंस्ट में तब पूरा हो जाता है जब ऑफरर उसको जान लेता है, ऑफरर की नॉलेज में आ जाता है। इसका रिवोकेशन हमने कहा था, इसको आप अलग रखिए, इसमें कोई डाउट है नहीं। रिवोकेशन के केस में क्या होता है कि जैसे ए ऑफरर है, बी ऑफरी है, ए ने प्रपोजल किया, और अगर ये इस अपने प्रपोजल को रिवोक करना चाहता है तो रिवोकेशन का पूरा हो जाएगा। जो करता है रिवोकेशन के लिए होता है, जैसे ए कर रहा है तो जैसे ही ये डिस्पैच करेगा इसके अगेंस्ट में पूरा हो जाएगा, और बी के अगेंस्ट में कब पूरा होगा, जब इसकी नॉलेज में आ जाएगा, जब इसकी, बस रिवोकेशन में कुछ नहीं याद रखना, तो जो करता है उसी के अगेंस्ट में उसी से पूरा हो जाता है। तो ये अलग से हमें रखना होता है, बहुत सिंपल है। सेक्शन 4 केवल बात करता है कि कब कोई कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। अब सेक्शन 5 ये बताता है कि कब कोई ऑफर रिवोक किया जा सकता है और कब कोई एक्सेप्टेंस रिवोक की जा सकती है। तो वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल दैट एन ऑफर मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर ऑफरी डिस्पैच्ड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, नॉट आफ्टरवर्ड्स। कि किसी भी ऑफर को तब तक रिवोक किया जा सकता है जब तक कि ऑफरी अपने एक्सेप्टेंस का लेटर डिस्पैच ना कर दे। अगर उसने डिस्पैच कर दिया तो अब ऑफर को रिवोक नहीं किया जा सकता। और ये सब जो हम बात कर रहे हैं ये जनरल रूल बात नहीं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं बाय पोस्ट जब होता है।
ठीक। जनरल रूल तो ये है कि जैसे हमने सामने से कहा, हमने किसी को ऑफर किया तो उसकी नॉलेज में आ गया, उसने एक्सेप्टेंस दी, मेरी नॉलेज में आ गई, तो ये हो गया दोनों। ये हम बात कर रहे हैं केवल बाई पोस्ट की। अब ऑफर का कम्युनिकेशन पूरा, मतलब ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है, जब तक ऑफर उसको डिस्पैच ना कर दे। ऐसे ही एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक किया जा सकता है, एंड एक्सेप्टेंस कैन बी मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ ऑफर। यानी कि ऑफरर की नॉलेज में आने से पहले वो एक्सेप्टेंस को कभी भी रिवोक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए ने ऑफर किया बी को, तो ए ये अपने इस ऑफर को रिवोक कर सकता है बी के द्वारा इस लेटर को डिस्पैच करने से पहले, जो एक्सेप्टेंस का लेटर डिस्पैच होगा। बी अगर अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है तो ये रिवोक कर सकता है एक्सेप्टेंस को ए के पास जाने से पहले, उसके बाद नहीं। ठीक, तो सेक्शन 5 ने ये बता दिया कि कब क्या रिवोक किया जा सकता है। अब सेक्शन 6 ये बताता है कि कैसे रिवोक कर सकते हैं आप। जो भी सेक्शन 6 बताता है रिवोकेशन हाउ मेड, मीन्स कि कोई भी चीज़ अगर आप रिवोक करते हैं तो वो कैसे रिवोक की जा सकती है। 4 तरीके इन्होंने बताए थे, आपको ध्यान होगा। फर्स्ट, बाय नोटिस, कि आप नोटिस दे दीजिए रिवोकेशन का, आपका ऑफर एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाए, ऑफर आपका क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। आप सीधे उसको नोटिस दे दो। दूसरा तरीका क्या होता है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइम और रीजनेबल टाइम, means if there is any prescription of time under which the acceptance should be made, and if there is no prescribed time then after the expiry of reasonable time, कि अगर किसी ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए कोई टाइम दिया गया है तो जैसे वो टाइम एक्सपायर कर जाएगा, ऑफर क्या कर जाएगा, रिवोक हो जाएगा। अगर कोई टाइम नहीं दिया गया है तो एक रीजनेबल टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सपायरी ऑफ टाइम। पहला क्या हो गया, बाय नोटिस। दूसरा क्या हो गया, एक्सपायरी ऑफ टाइम। तीसरा क्या था, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, कि अगर कोई पहले से कंडीशन लगाई गई है तो उस कंडीशन का पूरा ना करने का मतलब है कि आपका ऑफर लैप्स करेगा। जैसे हमने कहा कि अगर तुम ए से शादी करोगे तो हम तुम्हें ये मकान देंगे, तो अगर तुम ए से शादी नहीं करते हो, उस कंडीशन को पूरा नहीं करते हो, तो ये मकान आपको नहीं मिलेगा। फोर्थ हमारा क्या था, डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर, डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफर, कि ऑफरर की डेथ और अगर इंसैनिटी हो जाती है, चाहे इंसेन हो तो चाहे डेथ हो, इससे भी ऑफर लैप्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट था, इफ द ऑफरी हैज नॉलेज अबाउट द डेथ और इंसैनिटी एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, इफ ऑफरी हैज नॉलेज देन इट विल बी void, but if the offeree has no knowledge about the death or insanity of the offerer at the time of acceptance then it will be a valid agreement। जैसे A ने B को ऑफर किया 10 तारीख को, 11 तारीख को इसकी हो गई डेथ, 12 को ये एक्सेप्टेंस दे रहा है। अब B को 12 को अगर ये पता है कि A की डेथ हो चुकी है तो ये वॉइड हो गया, लेकिन अगर 12 को ये नहीं पता है B को कि A की डेथ हो चुकी तो ये वैलिड हो जाएगा। आगे हमने आपको बताया था कि अब इसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी, अगर ये इंडिविजुअल कैपेसिटी पे है तो परफॉर्म नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वही परफॉर्म करता है जिसने किया है। लेकिन ये ऐसा है जो इंडिविजुअल कैपेसिटी का नहीं है, तो इसके लीगल आर्स जो है बाउंड होंगे इसको परफॉर्मेंस करने के लिए। सेक्शन 6। Section 7 provides that acceptance must be absolute or unqualified. We have discussed that offer must be accepted as it is. If there is any change in offer at the time of acceptance, then it will not be considered a valid acceptance, but it will be a counter offer. सेक्शन 7 जो है ये बात करता है कि एब्सोल्यूट होनी चाहिए एक्सेप्टेंस और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो एज इट इज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप किसी तरीके का कोई चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, काउंटर ऑफर हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट और चीज़ है, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 में एक तरीका बताया गया कि अगर देयर इज एनी प्रिस्क्राइब्ड मैनर बाय विच एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन,
then the acceptance should be given in that manner. For this very rule, there is difference between Indian law and law of England. In England, if the acceptance is given by the better way, then the acceptance will be valid. But in India, there is an opportunity with offerer that he may reject the mode by which the acceptance has been given. अब चाहे वो मोड कितना भी अच्छा हो, देखिए दोनों में अंतर समझ लीजिए. अगर मान लीजिए उन्होंने कोई एक तरीका भी बता दिया है कि इस तरीके से आपको एक्सेप्टेंस देनी है, तो इंग्लैंड में अगर उससे अच्छे तरीके से एक्सेप्टेंस दे दी है तो वैलिड है. इंडिया में चाहे कितने भी अच्छे से दी हो, अगर ऑफरर उससे कह देगा कि नहीं हमें आप वैसे भेजिए जैसे हमने कहा है, तो उसे वैसे भेजनी पड़ेगी, अदरवाइज ये एग्रीमेंट नहीं बनेगा. क्योंकि इन इंडिया जो हमारा ऑफरर है उसके पास ऑब्जेक्शन रहता है कि वो मतलब एक अपॉर्चुनिटी रहती है, एक राइट उसके पास है कि वो रेज कर सकता है ऑब्जेक्शन को कि जैसे उसने कहा है वैसे ही आप दीजिए. इसके बाद सेक्शन 8 बात क्या करता है कि अगर किसी ऑफर में कोई कंडीशन है या कंसिडरेशन दिया गया है तो उस कंडीशन को पूरा करना है या कंसिडरेशन को एक्सेप्ट करना क्या है, एक्सेप्टेंस मान ली जाती है. सेक्शन 9 ये कहता है कि एक्सेप्टेंस में भी गिवन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली. एक्सप्रेसली मीन्स इन वर्ड्स, इम्प्लाइडली मीन्स अदर देन वर्ड्स. तो ये आपने देखा है सेक्शन 9 तक. फिर से देख लीजिए, कैसे याद नहीं करना है, आप ऐसे देखिए. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का हो गया, 9th एक्ट है, 25 अप्रैल 1872 को लॉ बना, 1 सितंबर 1872 को क्या हो गया, ये लागू हो गया. सेविंग क्लॉज इसका ये बताता है कि अगर कोई भी लॉ, कोई भी रेगुलेशन जो पहले से चला आ रहा है उसको रिपील नहीं किया है इस एक्ट ने, और वो इस एक्ट से इनकंसिस्टेंट भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, प्रिवेल कर जाएगा. इसके बाद हम आगे डेफिनेशन क्लॉज पे. 2A में ऑफर, B में प्रॉमिस, C में प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, D में कंसिडरेशन, E में एग्रीमेंट, F में रेसिप्रोकल प्रॉमिस. इसके बाद बॉयडेबल एग्रीमेंट G में हो गया, कॉन्ट्रैक्ट H में हो गया, बॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट I में हो गया, बॉयड कॉन्ट्रैक्ट J में हो गया. सेक्शन 3 ये कहता है जिस एक्ट या ओमिशन से आपका जो भी इंटेंशन है प्रपोजल एक्सेप्टेंस से करने का वो हो जाएगा. सेक्शन 4 बताता है कि कोई कब कम्युनिकेशन पूरा होगा. सेक्शन 5 बताता है कि कब तक आप रिवोक कर सकते हैं. 6 ये बताता है कि रिवोकेशन कैसे कर सकते हैं. 7 ये बताता है कि एक्सेप्टेंस आपका एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए. 8 बताता है कि अगर कोई कंडीशन या कोई भी कंसिडरेशन आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी. और 9 ये बताता है कि एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेसली भी दी जा सकती है और इम्प्लाइडली भी दी जा सकती है. ये आपका टोटल हुआ सेक्शन 9 तक. अब हम बात करेंगे सेक्शन 10 की. सेक्शन 10 ये कहता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दोज एग्रीमेंट्स हैज बीन मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल and those agreements should not be declared void by any other law. ये तो सेक्शन 10 कह देता है. सेक्शन 10 का एक्सप्लेनेशन कहता है इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट दैट एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग और रजिस्टर्ड देन दैट रिक्वायरमेंट मस्ट बी फुलफिल्ड. ठीक. सेक्शन 10 ये कहता है कि कौन कौन से एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे. तो इन्होंने कहा है कि हर एग्रीमेंट अगर वो फ्री कंसेंट से किया गया हो, पार्टी कॉम्पिटेंट हो और लॉफुल हो उनका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन. ठीक. इसके अलावा उसको वॉइड ना किया गया हो, और अगर इन राइटिंग और रजिस्टर्ड कोई रिक्वायरमेंट है तो वो पूरी हो. सेक्शन 11 ये कहता है, सेक्शन 10 कह देता है. सेक्शन 11 में ये कहा है कि कॉम्पिटेंट कौन कौन होगा. तो सेक्शन 11 के हिसाब से देखो तो इन्होंने कहा है कि मेजर, साउंड माइंड and a person who is not declared disqualified to enter into a contract. सेक्शन 11 कहता है कि एक मेजर कौन होगा, जो 18 साल का होगा. इंडियन मेजॉरिटी एक्ट का सेक्शन 3 जो है वो ये बताता है कि एज ऑफ मेजॉरिटी मीन्स 18 ईयर्स. एक कॉन्सेप्ट था पहले 21 का भी, कि अगर कोई पर्सन जिसका गार्जियन जो है वो कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया है तो उसके लिए 21, ये सब खत्म हो गया है. मेजॉरिटी एक्ट में अमेंडमेंट हो गया है. आज की डेट में मेजॉरिटी मीन्स 18 ईयर्स बस. मेजर हो, साउंड माइंड हो और
लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई न किया हो। सेक्शन 12 बताता है कि अनसाउंड माइंड कौन है। अनसाउंड माइंड के लिए बताया, अनसाउंड मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट थिंग्स आर अगेंस्ट his or her interest and what things are in favor of his interest or her interest। ठीक है, तो अनसाउंड माइंड का मतलब होगा जो ये जानते ना हो कि सही क्या है गलत क्या है, क्या उसके इंटरेस्ट में है, क्या उसके अगेंस्ट में है। और यहाँ पे अनसाउंड माइंड का मतलब है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो इडियट हो, ल्यूनेटिक हो, हमें ये देखना है कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उस समय उसकी क्या पोजीशन है, उसी से हमारा ये निकल आएगा। इसके बाद आप आ जाओ तो सेक्शन 13 बात करता है कंसेंट की। कंसेंट क्या बताता है, whenever two or more than two persons agreed upon same thing and in same sense, एक ही चीज हो और एक ही सेंस हो, एक ही भाव में हो, तब ये कहा जाता है कि वो कंसेंट हो गई है उनकी। सेक्शन 13। सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट फ्री कंसेंट। अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री इफ इट हैज नॉट बीन कॉज्ड बाय, हमने कहा था इसको सीरीज से याद रखना तो फायदा रहेगा, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। अगर कोई कंसेंट इन चीज़ों से नहीं ली गई है, किन चीज़ों से, कोअर्जन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से और मिस्टेक से, तो ये कहा जाएगा कि कंसेंट जो है वो फ्री है। इसके बाद आप आ जाइए कोअर्जन पे। कोअर्जन हमने कहा था सीधे लॉ, सेक्शन 15 में कोअर्जन हो गया। कोअर्जन मीन्स committing or threatening to commit any act which is forbidden by Indian Penal Code, unlawful detaining or threatening to detain any property which is prejudice to any person and the intention is to make a contract with that person। अगर कोई पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है या एक्ट करने की धमकी देता है जो इंडियन पिनल कोड में मना किया गया हो, एक चीज, या किसी प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन करता है, डिटेन करने की धमकी देता है और उससे दूसरे को नुकसान होता है, उसका पर्पज ये क्या है कि दूसरा उसके साथ एग्रीमेंट कर ले, तो ये क्या है, कोअर्जन है। सेक्शन 15 का एक्सप्लेनेशन कहता है इट इज इमैटेरियल वेदर द इंडियन पिनल कोड इज एप्लीकेबल और नॉट एट दैट प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वहाँ पे आईपीसी एप्लीकेबल है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ये भी ये कहते हैं कि थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ कोअर्जन, अमीराजू वर्सेस सिसम्मा का केस। इसके बाद यहीं पर अगर आप देखना चाहो तो कोअर्जन और ड्यूरेस का एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोअर्जन और ड्यूरेस में क्या डिफरेंस होता है, कोअर्जन में लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों होते हैं, ड्यूरेस में केवल लाइफ होगा। कोअर्जन किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, किसी को भी धमकी दी जा सकती है। ड्यूरेस में केवल पार्टी कर सकती है और धमकी किसको दी जानी चाहिए, पार्टी या उसकी फैमिली के लिए, थर्ड पर्सन के लिए नहीं। कोअर्जन में टर्म यूज किया गया है इंडियन पिनल कोड और उधर लॉ, कोअर्जन हो गया। सेक्शन 16 बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस की। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या कहता है, agreement is said to be induced by undue influence if there is any relationship between the parties in which a person is in position to dominate the will of other person and that person uses his or her position to get an unfair advantage। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप है जिसमें एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन की इच्छा को डोमिनेट करने की पोजीशन में हो और वो अपनी उस पोजीशन का इस्तेमाल करके उसकी इच्छा को डोमिनेट करता भी है और कोई अनफेयर एडवांटेज लेता है, तो ये कहा जाता है कि ये क्या हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस जब हो गया है तो कौन ऐसा पर्सन होगा जो, या कैसी रिलेशनशिप होगी जिसमें वी कैन से दैट वन पर्सन इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पर्सन। फर्स्ट, if the person has real or apparent authority over the other. Second, if the person is in fiduciary relationship with other. Third, if the person is in position or if the person is incapable to understand what is right and what is wrong due to age, health or any other issue. अब
कौन ऐसा पर्सन होगा जो डोमिनेट कर सकता है दूसरे की विल को? तो इन्होंने कहा या तो रियल और अपरेंट अथॉरिटी हो, या वो फाइड्यूसी रिलेशनशिप में हो, या एज की वजह से या बीमारी की वजह से वो ऐसी हालत में है कि वो सही और गलत का चुनाव नहीं कर सकता है, वो पता ही नहीं है उसे कि क्या उसके लिए सही है क्या उसके लिए गलत है। तो ये कहा जाएगा कि ये जो एग्रीमेंट है ये कैसे हुआ है? अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये भी आपको ध्यान रखना है, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन हु इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पर्सन। यहाँ पे जब आप बेरक देखेंगे तो उसमें उन्होंने ये भी कहा होगा कि इस प्रोविजन का इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 111 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 111 जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। वो ये कहता है कि जो पार्टी कोर्ट में जाएगी वो बर्डन ऑफ प्रूफ पहले उस पर होगा, ये उसका एक्सेप्शन है। तो इन्होंने कह दिया कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन हु इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पर्सन। इसके बाद आप देखिए सेक्शन 17, तब तक आप बेयर एक्ट देखिए। सेक्शन 17 क्या बात करता है? फ्रॉड की। हमने आपको बताया भी था कि इसमें एक अच्छी चीज़ ये थी, इसमें इन्होंने कहा था फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स। अभी तक जो हमने देखा था उसमें मीन्स था। इट मीन्स द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड इज नॉट एग्जॉस्टिव अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज़ ओनली इंक्लूसिव। मीन्स ये एक इलस्ट्रेटिव है, इसमें और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे उन्होंने क्या कहा है, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी और with the conveyance of party or by the agent of party and intention is to deceive another person। अगर कोई पर्सन, अगर कुछ एक्ट हैं जो वो किए जाते हैं अगर खुद पार्टी के द्वारा, उसकी कन्वेंस में या उसके एजेंट द्वारा, और पर्पज उसका क्या है? दूसरे को धोखा देना, डिसीव करना, तो ये कहा जाएगा कि उसने क्या किया है? फ्रॉड किया है। कौन कौन से एक्ट? फर्स्ट, suggestion of a fact which that person knows the fact is not true. Second, active concealment of a fact. Third, a promise made without to perform it. Fourth, any other act fitted to deceive. Fifth, any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent. फ्रॉड हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वेदर द मेयर साइलेंस इज कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड और नॉट। जनरल रूल इज दैट अ मेयर साइलेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड, बट देयर इज एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल, मीन्स देयर आर सम कंडीशन इन विच मेयर साइलेंस कैन बी कंसिडर्ड अ फ्रॉड। फर्स्ट, इफ देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, अगर कोई ड्यूटी है उसकी बोलने की। Second, if the silence is itself equivalent to speak, अगर उसका साइलेंस जो है वो अपने आप में बोलने के बराबर है। या if there is no duty to speak, even then that person speaks and speaks half truth, ये क्या है? ये भी फ्रॉड है। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा, जब अश्वत्थामा को द्रोणों को मारने के लिए अश्वत्थामा का झूठी मृत्यु का इन्हें फैलाना था, तो लास्ट में युधिष्ठिर से पूछा गया, ये कहा गया कि युधिष्ठिर कभी झूठ बोलते नहीं है। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा था? उनकी बोलने की ड्यूटी तो थी नहीं, अगर वो कह देते भाई हम नहीं बताएंगे तो कोई ज़बरदस्ती तो करता नहीं, लेकिन ये माना जाता था कि ये कभी झूठ बोलते नहीं है, तो धर्मराज है। तो जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया और धीरज के लिए नर हो या कुंभ, यानी कि अश्वत्थामा मारा गया चाहे नर हो चाहे हाथी हो। ये भी क्या है? फ्रॉड है। तो मेयर साइलेंस आपने देख लिया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेयर साइलेंस के केस में अगर थोड़ी सी भी डिलीजेंस से ये पता लगाया जा सकता है कि चीज़ वाकई में सही है या गलत है, तो वो फ्रॉड नहीं होगा। जो कैविएट एम्प्टर जागो ग्राहक जागो का कॉन्सेप्ट है वो बीच में आ जाएगा। और देखिए कुछ डिफरेंस हम बता दें आपको। फ्रॉड में क्या होता है कि फ्रॉड में पार्टी इंसिस्ट कर सकती है दूसरे को कि आप नई परफॉर्मेंस कीजिए, जरूरी नहीं है कि वो उसको बॉयड ही कराए, वो उससे ये भी कह सकता है कि नहीं भैया ऐसा है आप परफॉर्मेंस करो। मान लो हमने किसी को मैरिज में कहा कि हमें 50 कुंटल दूध चाहिए इस डेट को, अब हलवाई लगा हुआ, सब चीज़ें बन रही हैं, तुम तो दूध लाए नहीं, ठीक है। अब हम तुमसे जब फ़ोन कर रहे हैं तो कह रहे भाई हो नहीं पाएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको बॉयड ही कराएं। हम ये भी कर सकते हैं कि नहीं आप जो है वो लाइए,
जब फ्रॉड आप देखेंगे तो उसमें एक डिफरेंस भी होता है। ये सब चीज़ें फ्रॉड की हो गई। 18 मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। हमने आपको बताया था फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में जैसे 3 पॉइंट इन्होंने दिए हैं, लेकिन उसका जस्ट यही है कि अगर जानबूझ के किया जाए तो फ्रॉड है, अनजाने में हो जाए तो मिस रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन कहता है क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन है डिफाइंड, मतलब ये कंप्लीट है, इंक्लूड्स नहीं है इसमें। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स नहीं इसमें भी है, मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स, इसमें भी इंक्लूड्स है, मतलब ये एग्जॉस्टिव नहीं है। क्या क्या चीज़ें? फर्स्ट ये कह रहे हैं द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू दो ही बिलीव इट टू बी ट्रू। वही बात है कि वो भी नहीं जानता है कि ये सही है या गलत है। जो पर्सन सजेस्ट कर रहा है किसी फैक्ट को, वो भी उसको सही मान रहा है। जबकि फ्रॉड में क्या होता था, उसको पता था कि ये फैक्ट गलत है, लेकिन वो उसको सही बताता था। सेकंड ये कह रहे हैं एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाती है जिसमें उसका धोखा जो है मतलब इंटेंशन धोखा देने का नहीं होता है। जबकि फ्रॉड में क्या होता है, इंटेंशन ही होता है धोखा देने का। थर्ड कह रहे हैं कॉजिंग आवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू सब्सटेंस, कोई अगर मिस्टेक करता है और मिस्टेक में दूसरे को बता देता है, इंटेंशन नहीं है, तो वो इसमें आ जाएगा, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। सेक्शन 19 और सेक्शन 19A हमने आपको बताया था। सेक्शन 19 बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा अगर वो कोअर्जन से, फ्रॉड से या मिस रिप्रेजेंटेशन से हुआ हो। अब इसको अगर हम पढ़े तो लिखिए व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोअर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड, मीन्स एग्रीड पार्टी। आगे कह रहे हैं अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में इफ ही थिंक्स फिट इंसिस्ट दैट, सेक्शन 19 में यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड, कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, एंड दैट ही शैल बी पुट इन द पोजिशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ द रिप्रेजेंटेशंस मेड हैड बीन ट्रू। अब वो कहता है कि उसे उसी पोजीशन में रखना है, तब होता अगर जो बात कही गई है उससे वो सही होती। एक तो ये हो सकता है। एक्सेप्शन देखिए क्या कहता है इसका, इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन एक चीज़, और बाय साइलेंस, ये हमने जब अपने पहले लेक्चर्स में बताया है, तो जब हमने फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस बताया है उसमें ये चीज़ हमने बताई है कि क्या है, इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस, पूरा फ्रॉड नहीं दिया है, केवल साइलेंस का फ्रॉड जो है, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17 द कॉन्ट्रैक्ट नेवरथलेस इज नॉट वॉइडेबल, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। कब? इफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। जागो ग्राहक जागो वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में या फ्रॉड